नमस्कार। आज हम चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चीन के संविधान में मैंने आपको अपने पूरे व्याख्यान में बताया था कि चीन के संविधान का निर्माण लगभग 3 बार हुआ है और चीन के संविधान में जो भी चेंजेस हुए हैं, तो अभी जो वर्तमान में संविधान काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग इसमें आज के व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। 1982 में चीन के संविधान, जो नया संविधान है, उसको निर्मित किया गया और नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं जो 4 अध्यायों में विभाजित हैं। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नूतन है। प्रथम, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। दूसरा, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांतों, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी, लेनिनवादी तथा मौ से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है और यह इस बात की गारंटी है कि चीन का साम्यवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। तीसरी बात, यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी जोर देता है। फिर हम इसकी विशेषताओं पे आते हैं। पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान है। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 138 अनुच्छेद हैं और इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। उस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण किया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन और सामाजिक व्यवस्था को भी परिभाषित किया गया है। फिर इसकी बात करें हम, दूसरी विशेषता लिखित तथा निर्मित। नया जो संविधान है यह जो है लिखा गया है, लिखित है। इसके साथ ही निर्मित संविधान भी इसे कह सकते हैं कि संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना अर्थात सरकार के विधायी, कार्यकारी, न्यायिक अंगों पर प्रकाश डाला गया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। और चौथा अध्याय जो है वो राष्ट्र ध्वज के बारे में, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनेम्बल्स एंड कैपिटल ऑफ चाइना, राजधानी, उसके बारे में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करता है। पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लचीला संविधान। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर संविधान ही कहना होगा, क्योंकि संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, यानी जिसे हम कहेंगे विधायिका। लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि पारिभाषिक दृष्टि से ये कठोर है और व्यवहार में देखा जाए तो लचीला है, क्योंकि अकेले राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत की स्वीकृति बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। फिर है चौथी विशेषता, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। वहाँ 82 में नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है।
हर स्तर पर जनसभाएं, पीपल्स कांग्रेस यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और उनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों और मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों, प्रतिक्रियावादी पूंजीवादियों पर नियंत्रण होता है। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि मजदूरों की तानाशाही जमींदारों और पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज़्यादा अच्छी है। फिर हम आगे आएंगे, नंबर 5 पे है जनवादी जनतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता द्वारा स्वयं ही किया जाता है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसके स्थायी समिति के अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों और कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण देने की, अभिव्यक्ति की, शिक्षा, रोजगार और विश्राम के अधिकार उपलब्ध हैं। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार है। हम इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद केंद्रवाद का तकाजा है कि हर स्तर के पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन हैं और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। छठा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य है। इसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या के 93.3% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अतः अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 चाड़ जाति की और सबसे कम 2,000 हेचन जाति है। चीन में इन राष्ट्रीयताओं की भाषा, लिपि, संस्कृति के लिए इन्हें पर्याप्त स्वतंत्रताएं दी गई हैं। फिर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद का। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पहला, संविधान की विशेषता है कि संक्षिप्त संविधान है। 138 अनुच्छेद है, 4 अध्याय हैं। दूसरा है लिखित और निर्मित है, लिखा भी गया है और इसको बनाया भी गया है। तीसरा है पारिभाषिक दृष्टि से हमें ऐसा लगता है कि कठोर संविधान है, पर व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में लचीला संविधान। फिर है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। तो जो भी सरकार है, जो काम वहाँ करती है, उसका जो राज्य है वो तानाशाही वाला समाजवादी राज्य है। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो या फिर चाहे मजदूरों की तानाशाही हो, पर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जनता का, यानी जो साधारण लोग हैं उनका, जनता का
राजनीति में पूर्ण हस्तक्षेप है। फिर है बहुराष्ट्रीय जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र में अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है, और साथ ही उन्होंने छोटे छोटे स्तर पर शासन की, मतलब आप ये मान लीजिए जनसभाओं टाइप छोटी छोटी सभाएं बना रखी हैं, जिसमें लोग अपने विचार रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो बात आगे तक पहुंचती है। फिर उसके बाद बहुराष्ट्रीय राज्य है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक राष्ट्रीयता वाला, यानी 56 राष्ट्रीयताएँ यहाँ पर हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या वाली जो राष्ट्रीयता है वो हान की राष्ट्रीयता है, हान जाति के लोगों की। उसके अलावा अलग अलग लोगों की अलग अलग राष्ट्रीयताएँ हैं। और बाकी जो है हमारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद, वो हम अपने अगले व्याख्यान में इसको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।